हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 3 के बारे में, जिसका नाम है भारत में जाति और वर्ग। तो चैप्टर बेसिकली सामाजिक स्तरीकरण के ऊपर है भारत में। यहाँ पे शब्द है जाति, जो कि कभी नहीं जाती। आपने सुना होगा ये मुहावरा, जाति है कि कभी जाति नहीं है। स्पेशली ये भारत में यूज़ होता है क्योंकि हम स्वतंत्रता के बाद भी जो है, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया, ठीक है, उसके बाद भी ये जो जाति है ना, ये गई नहीं है। ठीक है। तो इसीलिए हम जो है इन शब्दों को बार बार सुनते हैं और सभी को पता है जाति के बारे में। राइट। उसके बाद आता है वर्ग, जिसको हम इंग्लिश में क्लास कहते हैं। ये हमने लास्ट वीडियो में इस पर बात की थोड़ी बहुत कि वर्ग का मतलब क्या होता है। ठीक है। तो दो शब्द है, जाति और वर्ग। इनके बारे में हम बात करेंगे इंडिया के पर्सपेक्टिव व्यू से कि यहाँ पे कैसे काम करती है। राइट। तो शुरू करते हैं, देख लेता हूँ मैं क्या है। शुरुआत आपकी यहाँ से होती है, वो जो ऊपर का पोर्शन है वो आप लीव कर सकते हो। ठीक है। नॉट यूज़फुल। ठीक है, आपके एग्जाम्पल मतलब क्या, आपके एग्ज़ाम के लिए ये आपके काम का नहीं है। मॉडल के बारे में बता रहा है, कुछ विशेषताएं हैं यहाँ पे कि अंतरे बैटली करके एक व्यक्ति है, उन्होंने कुछ भारत का एक जाति का मॉडल तैयार किया था, किस तरीके से जो है यहाँ पे जाति की व्यवस्था होती है, जो कि आपको एग्जाम में ना पूछेगा। ठीक है, नहीं पूछेगा मतलब। यहाँ पे मेन टॉपिक है ढांचागत परिवर्तन के बारे में। राइट। तो ये बेसिकली टॉपिक जो है ये आपको बताता है कि हमारा जो परिवर्तन है वो कैसे हो सकता है। अगर हम जाति को ख़त्म करने की कोशिश करें या लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, जाति को टाटा बाय बाय कैसे कह सकते हैं, उसके ऊपर ये आपको बताता है कि हम अगर स्ट्रक्चर में परिवर्तन कर दें तो शायद जो है कुछ ना कुछ परिवर्तन आ सकता है। जैसे कि हम भूमि सुधार के ऊपर काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में लैंड रिफॉर्म्स कह सकते हैं। उसके अलावा शिक्षा का प्रसार कर सकते हैं, लोगों को एजुकेट कर सकते हैं। ठीक है। तो एजुकेशन से जो है उनका ध्यान वहाँ से हटके, जाति प्रथा से हटके कुछ अच्छे कामों में लगेगा, है ना। उसके अलावा सामाजिक विधान या सामाजिक सुधार के बारे में ये आपको बताता है। ठीक है, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में बताता है। तीसरा या फिर चौथा, लोकतंत्रीकरण, डेमोक्रेटिक बना दिया जाए ताकि जो पिछड़ी जातियां हैं, ठीक है, जाति में जो SC ST समुदाय है, महिलाएं हैं, OBCs हैं, इनको अधिकार मिले। ठीक है, अगर ये वोट देंगे तो इनके लिए कुछ ना कुछ तो काम डेफिनेटली होगा। राइट। क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा वोट बैंक है नेताओं के लिए, पॉलिटिशियंस के लिए। तो वो उनके लिए भी काम करेंगे इनडायरेक्टली। ठीक है, तो ये भी जो है एक अच्छा काम हो सकता है अगर हम लोकतांत्रिक देश बनाएं और जहाँ पे सभी को समान अधिकार दिया जाए और वोट देने का अधिकार हो, तो ये भी पॉसिबल है। उसके अलावा नागरिकरण, तो ये बेसिकली क्या है, ये थोड़ा गलत यहाँ पे कर रखा है क्योंकि एक होती है ना तरीका होता है लिखने का या बताने का। तो ये पहले ही उन्होंने जो है रिफॉर्म के बारे में बता दिया कैसे सही कर सकते हैं हम स्ट्रक्चर को, जो कि बाद में बताना चाहिए था इनको। पर कोई बात नहीं, पहले है तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जाति के बारे में हम सबको पता है कि कैसे है वर्ण व्यवस्था, और जो वर्ग है वो कैसा है, उन सब चीज़ों के बारे में हमें पता है और कैसे जाति में परिवर्तन हो रहा है। राइट। परिवर्तन हो रहा है या आगे जाके क्या हो सकता है, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। कह रहा है कि नगरीकरण, ठीक है, यानी कि अर्बनाइजेशन इसको कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अर्बनाइजेशन इंग्लिश में इसको कहते हैं, के रूप में ढांचागत परिवर्तन नज़र आते हैं। तो ये एक तरीके से इनके अंदर जो है हम देख सकते हैं कि अगर हम एजुकेशन पे ध्यान देते हैं या और चीज़ों पर ध्यान देते हैं तो हमारा जो एक हृदय परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। राइट। हम जो है अपने विकास पे ध्यान दें। ठीक है, इन सब जो बातें हैं, स्टेरियोटाइप जो हम देखते हैं, जाति प्रथा, ऊंच नीच, शोषण, तो ये ख़त्म हो सकता है। ठीक है, क्योंकि हम फिर विकास पे ध्यान देंगे, हम इन सब जो है इन बेकार वाली बातों पे हम ध्यान ना दें फिर, है ना। तो ये परिवर्तन जो है अब हो रहा है धीरे धीरे करके। शायद जो है कुछ समय लगेगा इसको भी, अभी सदी या दशक लगेंगे, तो शायद हो सके इसमें परिवर्तन, ऐसी आशा की जाती है। क्योंकि अभी जो कुछ लोग हैं, देखो जैसे कि अब बहुत सारे समुदाय हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग ही हैं। बहुत सारे लोग हैं जो उच्च जाति से हैं और वो विरोध कर दे जाति प्रथा का। वो भी समझ गए हैं कि ये जाति प्रथा जो है ये विनाशकारी है किसी भी समाज के विकास के लिए। तो अच्छी चीज़ है, जितनी ज़्यादा जागरूक हो इसको लेके उतना अच्छा है। ठीक है। और ये जो संप्रदायवाद है फैलता है, ठीक है, भारत में जाति के नाम पे कि भाई धर्म के नाम पे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के नाम पे, तो वो ना फैले। ठीक है, क्योंकि उससे हमें फ़ायदा कुछ नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी नुकसान होती है
और हमारा समय बर्बाद होता है, हमारा विकास का जो काम होता है वो रुक जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये जो पॉलिटिशियंस हमें भड़काते हैं तो हमें उनके भड़कावे में नहीं आना चाहिए, वो अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, हमें उनको बल्कि सबक सिखाना चाहिए इन सब चीज़ों के लिए। उसके बाद बात आती है आर्थिक संबंधों की। यहाँ पे क्या है, ये कह रहा है कि वर्ण व्यवस्था को ज़्यादा आर्थिक संबंधों की व्यवस्था के रूप में भी देखा गया है। जो मेंचर के अनुसार जो जो लोग जातियाँ इस वर्ण व्यवस्था में सबसे नीचे हैं, उनके लिए वर्ण व्यवस्था ने शोषण और दमन के बड़े ही व्यवस्थित प्रभावशील अस्त्र के रूप में काम किया है। तो वही जो निचले पायदान पे जो जातियाँ हैं, जैसे कि जिसको हम शूद्र कहते हैं, शूद्र से नीचे भी एक व्यवस्था है जिनके बारे में हम पढ़ते भी नहीं है कभी, और वो वर्ण व्यवस्था के अंदर आता ही नहीं है, राइट। हमें तो वर्ण व्यवस्था बता रखी है कि ब्राह्मण है, एक क्षत्रिय है, एक वैश्य है, एक शूद्र है। ठीक है, ब्राह्मण का काम अलग है, इसका काम अलग है, इसका काम अलग है। ठीक है, इन सबकी सेवा करना। एक और समुदाय है जिसको इस श्रेणी से बाहर कर दिया गया था बहुत पहले ही, हमें इसके बारे में नहीं पता है। ठीक है, जिसको हम SC ST कहते हैं ना, ये इस समुदाय के अंदर आते हैं। ठीक है, ये शूद्र जो है ना, ये मैंने आपको बताया था कि शूद्र जो है ये OBCs है, और जो SC STs है ये वर्ण व्यवस्था में नहीं आते थे। ठीक है, पहले आए होंगे और इनको रिमूव कर दिया गया क्योंकि इन्होंने उन सब व्यवस्थाओं को नहीं माना। ठीक है, मानने से इनकार कर दिया, तो इनके साथ जो है भेदभाव जो हुआ ना, जो बुरी तरीके से इनके साथ गलत किया गया, शोषण किया गया इनका, इनकी महिलाओं के साथ। और इसी वजह से क्या गया कि जो पंडित जो थे, ब्राह्मण जो थे, वो इस बात से चिढ़ गए कि भाई ये कैसे हमारा जो कानून है उसको तोड़ सकते हैं, मनुस्मृति जो है उसको कैसे ख़राब कर सकते हैं, उनकी नियमों को कैसे फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसको लेके, राइट। तो ये इसकी हिस्ट्री है छोटी सी, जो शायद सब लोगों को नहीं पता होती है। उसके अलावा इस तरह जाति परस्पर निर्भरता और लेन देन की व्यवस्था के बजाय शोषण की व्यवस्था है। ठीक है, तो जाति जहाँ पे नाम जुड़ा हुआ है, आप समझ लेना कि मतलब है शोषण। ठीक है, जाति में, क्योंकि देखो पहले ये बोलने वाली बात है कि जो जाति है, जो व्यवस्था है, वो बनाई जाती है इसलिए कि हम काम कर सके, है ना, सबके काम बटे हो और श्रम विभाजन हो वहाँ पे, ताकि हर स्किल का व्यक्ति, अलग अलग स्किल का व्यक्ति वो काम कर सके, है ना। जैसे कुम्हार का बेटा है तो वो कुम्हार ही करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो कुम्हार की कैटेगरी के अंदर आएगा। अगर वो कुम्हार का बेटा कुछ और कर ले आज भी, तो वो फिर भी कुम्हार ही रहता है, उसकी जो सिचुएशन है वो वहीं रहती है, वो बदल नहीं पाती अपनी, है ना। और वो अगर कोई व्यक्ति उच्च जाति का है, वो कुछ और काम करे, कोई नीचे वाला काम करे, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसकी जाति वहीं की वहीं रहती है। तो ये वर्ण व्यवस्था में हम कहते हैं कि भाई ये काम के आधार पे, तो काम के आधार पे कैसे कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो ये एक तरीके से फ्रॉड है। ठीक है, फ्रॉड था, जो कि आज जो लोग इसको मानते हैं वो स्टेरियोटाइप है मेरी नज़र में। ठीक है, गलत लोग हैं, भ्रष्ट लोग हैं, और वो देश का विकास नहीं चाहते हैं। उसके बाद जाति स्तरीकरण ने वर्ग द्वंद्व या सर्वहारा चेतना को विकसित होने से रोकने का काम किया है। तो ये जाति स्तरीकरण है, हम जाति को बांटते हैं ब्राह्मण, क्षेत्रीय, वैश्य में, ये हमें ना वर्ग द्वंद्व या सर्वहारा चेतना को कम करता है। ये बेसिकली द्वंद्व मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि जब हम डिबेट करते हैं उसको हम द्वंद्व कहते हैं, यानी कि सवाल जवाब नहीं कर सकते आप जाति व्यवस्था में, स्तरीकरण के अंदर। और सर्वहारा जो वर्ग है, यानी कि जो काम धंधे वाला काम जो करता है, जो मजदूर वर्ग है, उस वो एक नहीं हो पाता, क्योंकि हमने जो वर्ण व्यवस्था है इन लोगों को जाति में उलझा रखा है। ठीक है, क्योंकि वर्ग में तो जो काम करता है मजदूर, उसमें तो हर तरह की कैटेगरी होती है, राइट। उसमें तो हर मतलब कि देखो SC ST है, OBCs है, उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज है, मैंने आपको बताया था। हमारे समाज में या हमारे भारत में 4,000, ठीक है, 4,000 से ज़्यादा जातियां हैं। अगर आपको नहीं पता है तो 4,000 से ज़्यादा जातियां हैं, समुदाय हैं भारत के अंदर। तो ये एक आंकड़ा है जो मैंने आपको दिया है। ठीक है, इसको आप याद रख सकते हो, अगर आप कोई मुश्किल चीज़ नहीं, 4,000 ज़्यादा इतना मुश्किल नहीं है। उसके अलावा ऐसी इतिहास इसलिए होता है क्योंकि जाति को चरम सामाजिक आर्थिक भेदों को आंशिक रूप से ढक देने की ही मान्यता मिलती है। तो ये क्या है कि जाति में कह रहे हैं कि अगर आप आर्थिक और सामाजिक रूप से ये ढके हुए होते हैं, जो नीची जाति के लोग होते हैं, वो अगर ऊपर भी आने की कोशिश करे, तो जो जाति है ना, जो समाज है, उनको ऊपर आने की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, ये वर्ण व्यवस्था के अंदर है। आज का भारत अलग है, लोगों की सोच वहीं की वहीं है, बहुत से लोगों की। ठीक है, कुछ लोग जो है बदले हैं, ये तो हम नहीं कह सकते, इसको हमें मानना पड़ेगा कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ, बदलाव नहीं हुआ है, बहुत से लोग बदले हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग अभी भी वहीं उसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, वो अभी जाति प्रथा में, ठीक है,
धर्म में, इन सब चीज़ों की बात करते हैं। उनको मतलब नहीं है देश के विकास से, नौकरी से, शिक्षा से, टेक्नोलॉजी से, उन्हें कोई मतलब नहीं है। तो वो देश के इनडायरेक्टली विरोधी हैं, ठीक है? तो हमें उनको विरोधी की कैटेगरी में रखना चाहिए। यहाँ पर गौर तलब बात यह है कि भारतीय समाज में स्तरीकरण की एक व्यवस्था के रूप में वर्ग उस तरह से घिरे हुए नहीं मिलते जिस तरह से जातियाँ घिरी हैं। तो कह रहे हैं कि जो वर्ग है वो थोड़ा-सा जो है उसका जो एक स्तर है वो ऊपर हो जाता है। जाति जो है और ज़्यादा एक शब्द जो है एक घृणा वाला शब्द है। बहुत ही बुरा शब्द है हमारी नज़रों में, ठीक है? तो जो वर्ग है वो एक तरीके से घिरा हुआ नहीं होता। वर्ग क्या है कि आज तो गरीब है, ठीक है? काम करेगा, मेहनत करेगा, स्टडी करेगा, एजुकेशन पे ध्यान देगा तो वो आगे जाके उसकी स्थिति सुधर सकती है। तो हम क्या है वर्ग को बदल सकते हैं। लेकिन जाति हम कभी उसको बदल नहीं सकते। जिस धर्म में हम पैदा हुए हैं हम उसी धर्म के बन के रह जाते हैं। ठीक है? अगर हम किसी भी पोस्ट पे चले जाएँ, आईएएस, आईपीएस बन जाए, अगर हम दलित हैं तो वही रहेंगे, उसके ऊपर हम नहीं जा सकते। ठीक है? ये टैग हमारी जो है एक माथे पे लगा दिया जाता है कि आप इसी जाति के पर्टिकुलरली हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जाति में कोई शर्म है, जाति को रखने में या हम बोलने में कि हम जाति में ये इस जाति से हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बोलना चाहिए और गर्व करना चाहिए हम भारत समाज में रहते हैं और जातियों में बिलॉन्ग करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसकी वजह से हम किसी और जाति को नीच जाति या उच्च जाति का दर्जा ना दें, ये गलत चीज़ है, ठीक है? इसको समझो आप। उसके बाद सत्ताधिकार और प्रभावी जाति, तो यही है जो प्रभावी जाति होती है उसी के पास सबसे ज़्यादा सत्ता होती है और जो राजनीतिक रूप से जो डिसीजन लेते हैं वही लोग लेते हैं ज़्यादा, तो ये हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे जो मेन अगर कोई काम करता है जाति में तो वो लोग करते हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग का जो काम होता है वो उस जाति के लोगों का होता है। यहाँ पे एंद्री बैटेली कह रहे हैं कि सत्ताधिकार एक प्रभावी जाति से दूसरी प्रभावी जाति के पास चला गया है। ठीक है, प्रभावी जाति मतलब जैसे कि हम जिसको हम पॉलिटिशियंस कहते हैं ना, इनके पास चला गया है। ये इनको कहने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि पंचायत है ना, और राजनीतिक जो दल है उनके पास चले गए हैं। जो सत्ता है, पहले सत्ता किसके पास थी? ब्राह्मणों के पास थी, क्षेत्रियों के पास थी, लेकिन अब सत्ता किसके पास है? गवर्नमेंट के पास। ठीक है, इन लोगों से सत्ता छीन ली गई है। तो ये है, ये सत्ता जो है ये इसमें परिवर्तन होता रहता है, कभी किसी के पास है, कभी किसी के पास है। उसके बाद जाति और वर्ग में गठजोड़ कैसे हो सकता है? कह रहे हैं कि हम कह सकते हैं कि बदलाव असमानता के एक ढांचे से दूसरे ढांचे में होता है। डेफिनेटली ऐसा होता है कि भाई जो जो बदलाव आप देखते हो समाज में, वो एक स्ट्रक्चर है, उसके बाद दूसरा कुछ हो गया। ठीक है, आज जो जाति है उसको हम एक फाइनेंशियली तरीके से भी देखते हैं। पहले जो जाति थी उसको हम सिर्फ जाति के रूप में देखते थे, ठीक है, क्योंकि जाति में उस जाति के जो लोग होंगे वो सिर्फ उसी कैटेगरी में बिलोंग करते होंगे, जैसे कि दलित है या फिर हम शूद्रों की बात करते हैं। उनका काम इस तरीके का था कि वो उससे ऊपर जा ही नहीं सकते। ठीक है, उनका काम है कि भाई सेवा करना, जो ऊपर की जाति के जो लोग हैं, ब्राह्मण है, क्षेत्र है, वैश्य है, उनकी पूजा करना, उनके घर में झाड़ू लगाना, पोछा झाड़ू करना, उनकी देखभाल करना, उनके घरों में कूड़ा उठाना, ये वाला काम था। ठीक है, तो उनका एक काम ही ऐसा था कि फाइनेंशियल रूप से वो मजबूत नहीं हो सकते थे, लेकिन आज हो सकते हैं। आपके पास सारे अधिकार हैं, अगर आप चाहें तो आप आईएएस, आईपीएस या और व्यापार कर सकते हैं, या कुछ भी, आप जज बन सकते हैं, लॉयर बन सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो मन करे आपका वो कर सकते हो। ठीक है, संविधान हमें ये सब करने की ताकत देता है। तो ये जो है हमें संविधान की इसलिए भी कदर करनी चाहिए, राइट, और इसकी हमेशा रक्षा करनी चाहिए। पहले भी जाति की विशेषता भूमिकाओं के अंतर जाति विभेद के साथ साथ जातियों के अंदर विभेद रहता रहा है। इसलिए तो ये वही व्यवस्था है, मतलब जाति के अंदर भी भेद आपको देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया जैसे कि एससी है, एसटी है, इनके अंदर भी भेद है। ठीक है, इसमें भी कैटेगरीज है। जैसे कि हम वर्ण व्यवस्था में देखते हैं कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य है, वैसे ही जाति किसी एक पर्टिकुलर जाति के अंदर भी बहुत सारी जातियाँ आपको देखने को मिलती है कि भाई ये जो मैं तो हूँ, तो हम सब एससी है ही। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये कि हम हैं तो एससी, लेकिन हमारे ये हम उच्च जाति में आते हैं, ये जो दूसरे वाले ही नीच जाति के अंदर आते हैं। तो ये भी है। ठीक है, ये भी स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, यहाँ पे लेवल सेट किए हुए हैं लोगों ने, देखो। और इसलिए विभेदन अनिवार्य जातिगत असमानताओं में कमी से नहीं जुड़ा रहा। भूमिकाओं का विभेद है नई असमानताओं को जन्म दे सकता है, जो मौजूदा असमानताओं को और प्रबल बना सकता है। ऐसी स्थिति में वर्ण व्यवस्था या किसी भी व्यवस्था में सबसे नीचे के समूह के लिए ये विभेद दो धारी तलवार बन जाता है। ठीक है, तो
एक तो वो सामाजिक रूप से उत्पीड़न है, ठीक है, और दूसरा हम उन पर दबाव डाल रहे हैं कि भाई आप जो काम आपको दिया गया है आप वही काम करेंगे वर्ण व्यवस्था के अंदर, कि भाई आपको शूद्रों को इस काम में दिया गया है कि भी सेवा करने का, तो आप यही करोगे, आप व्यापार नहीं कर सकते, आप लड़ाई नहीं कर सकते, आप ब्राह्मण नहीं बन सकते, ठीक है, आप एजुकेट नहीं कर सकते अपने आप को, अपने बच्चों को। तो ये जो है दो धारी तलवार के रूप में काम करता है। ग्रामीण समुदाय में नए ढांचे के उदय के फलस्वरूप अब एक और सर्वहारा जमींदार या भूमि भूस्वामी है। और तो दूसरी ओर, ये क्या लिख दिया मैंने, रुकिए एक मिनट। हाँ, कह रहा है कि नव धनागढ़ धनाढ़ नव प्रभावशाली नव जमींदारों का वर्ग नजर आता है। तो कुछ कह रहे हैं कि भाई अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो बड़ी बड़ी जाति के लोग हैं वही पैसे वाले हैं या उन्हीं के पास ज़मीन ज़मीन है बड़ी बड़ी, नहीं, जो नीच जाति के हैं, शूद्र हैं, SC STs हैं, उनके पास भी आज अच्छी खासी ज़मीनें हैं। लेकिन अभी भी प्रॉब्लम्स अभी भी हैं उनके साथ में, ठीक है, जातिगत भेदभाव अभी भी होता है सामाजिक तौर पे, ठीक है, ये होता है। उसके अलावा एक कालिक विश्लेषण, जाति पर हुए अध्ययनों का एक लाभ ये रहा है कि इनमें फील्ड वर्क की एक परंपरा का सूत्रपात हुआ है, यानी कि फील्ड वर्क मतलब जाके देखा गया है कि भाई जो बदलाव जो है, चेंजेस जो है वो कैसे हो रहे हैं। उसके अलावा इनमें इसके अलावा इनमें जाति को एक साम्य व्यवस्थाकारी, समरस और सहमति जन्य व्यवस्था के रूप में प्रस्तुत करने पर अधिक बल दिया गया है। और ये कह रहा है कि एक पर्टिकुलर मतलब एक सिस्टमेटिक रूप में पेश करने की कोशिश की गई है जाति को, कि भाई किस तरीके से जाति में बदलाव है, चेंजेस आ रहे हैं, वो सब चीज़ें। उसके अलावा नियम व्यवस्था के रूप में जाति, इसके बाद हम इसके बाद हम ये प्रश्न पूछ सकते हैं कि जाति किस प्रकार एक नियमन व्यवस्था है। जाति कुछ निश्चित कार्य क्षेत्रों में अपने नियामक वर्जनाओं से क्यों चिपकी रहती है, जबकि अन्य कार्य क्षेत्रों में जाति समूह उनके सदस्यों ऐसे क्रियाकलाप अपना लेते हैं जो वर्ण व्यवस्था की पारंपरिक वर्जनाओं से बिल्कुल हटकर है। ये गौरतलब है कि एक जाति के सदस्य दूसरी जाति से स्पर्धा तो करते हैं, मगर साथ ही वह परस्पर सहयोग भी करते हैं। तो कह रहे हैं कि जब कोई भी एक जाति का व्यक्ति है तो वो एक दूसरे का कंपटीशन तो होता है साथ में, ठीक है, सेम जाति के सेम कास्ट के अगर लोग हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स में भी वही साथ देते हैं, राइट, जैसे फैमिली में भी होता है, और जो हमारी रिलेशनशिप्स में होते हैं, लोग होते हैं, जाति में जो लोग होते हैं, वो सभी जो है कंपटीशन करते हैं कि भाई इसने मकान बना लिया तो मैं और अच्छा मकान बनाऊंगा, इसने गाड़ी ले ली, टू व्हीलर ली है तो मैं फोर व्हीलर लूँगा, तो ये कंपटीशन चलता है, ये ज़रूरी भी है, ठीक है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी मतलब इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए अपनी आर्थिक स्थिति खराब कर लें, ठीक है, लोन ले ले इतना ज़्यादा कि भर ही ना जाए और हम कर्जे में डूब जाए, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, एक हैसियत के हिसाब से हमें देखना चाहिए। कंपटीशन ज़रूरी है समाज में ताकि हम आगे बढ़ सके, कंपटीशन ज़रूरी होता है, ठीक है, ये आप याद रखना। और क्या लिखा हुआ है, ये शायद लास्ट है, अनुभवजन्य वास्तविकता के रूप में जाति। तो ये बेसिकली मैंने यहाँ पे दो शब्द लिखे हैं, एक है मजदूर वर्ग, एक है किसान वर्ग। तो आप देखते हो वर्गों का भी जो है बदलाव हो रहा है, पहले तो वर्ग थे सिर्फ गरीब गरीब और अमीर या मध्यवर्गीय वर्ग जो आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन अब एक और यूनिटी जो है बनने को देखने को मिलती है आपको, जो है मजदूर वर्ग की, ठीक है, जो एम्प्लॉयज़ यूनियन होती है वो है, और किसान यूनियन जो होती है वो आपको देखने को मिलती है। ये क्या है कि इसमें सिर्फ मजदूर में सिर्फ कोई एक कैटेगरी का मजदूर नहीं है, किसी एक जाति का नहीं होता है, इसमें हिंदू मुस्लिम, और हिंदू के अंदर भी बहुत सारी कैटेगरीज हमें पता है, उन सब के लोग होते हैं वो जो काम करते हैं, राइट, तो वो सभी सबका प्रतिनिधित्व करते हैं ये, राइट। तो ये है, किसान भी ऐसे ही होते हैं, किसान सिर्फ किसी एक ही पर्टिकुलर जाति के नहीं होते, सरदार भी होते हैं, ठीक है, सरदार जी भी होते हैं, मुसलमान भी किसान हो सकता है, हिंदू में भी कोई व्यक्ति किसान हो सकता है, ठीक है, शुद्ध जाति का भी व्यक्ति किसान हो सकता है, दलित का भी व्यक्ति कोई किसान हो सकता है। तो सबकी जो है एक नया आपको रूप देखने को मिलता है जाति का और वर्ग का, वो यहाँ पे बताने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। उसके बाद जातीय चुनाव, ये आप लीव कर सकते हो, ठीक है, इस पे आपका वश नहीं चलता। आप जब पैदा होते हो तो आपको नहीं पता होता कि आप किस जाति में जा रहे हो, ठीक है, आपको कोई ऑप्शन नहीं मिलता चूज़ करने का। जातीय गतिशीलता, ये भी स्किप कर सकते हैं। वर्ण वर्ग की व्याख्या, ये भी बेकार है, इसमें भी हमें कुछ नहीं मिलेगा।
जातिक्रम, परंपरा और वर्ग संघर्ष। तो बेसिकली ये आपको बताता है कि जो दलित समुदाय है, जो पिछड़ी जातियाँ हैं, उनके साथ किस तरीके से दुर्व्यवहार होता है, शोषण होता है, उनकी हत्या की जाती है, उनकी महिलाओं के साथ गलत व्यवहार, बलात्कार जैसी चीज़ें, जो घटनाएं हैं, हमें देखने को मिलती है। ये उस बारे में बताता है। हिंसा और शोषण जो है वही उसी के पार्ट हैं। उसके अलावा ये आप लीव कर सकते हो, बाकी हमारा इसके अंदर कुछ भी और काम का नहीं है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और एक बात और कि जो भी आपको वीडियो चाहिए मेरी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसी के बारे में, मतलब इसी टॉपिक के ऊपर, या इस बुक के जो सब्जेक्ट है जो आपका, इसी के ऊपर आपको और भी जो चैप्टर्स हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप अगर देखना चाहते हैं, थोड़ा बहुत भी आपको हेल्प मिली है, लगता है कि हाँ ये पढ़ा सकता है या मतलब समझा सकता है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर लाइक शेयर कमेंट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं, मर्ज़ी है आपकी। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।